हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ चैनल। आज हम अपनी म्यूचुअल फंड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि क्या कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड सही फंड है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब आप सोच रहे होंगे कि ये इमेज मैंने क्यों रखी हुई है। मैं बेसिकली एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि एक हमारा रिटेल इन्वेस्टर है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि उसके पास एक मकान हो, गाड़ी हो, फैमिली हो, जिसको वो अच्छे से मैनेज कर पाए। उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देखता है। उसे कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में सिप करो। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी उसको बताई जाती है, बाय लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट उसे सेल किया जाता है। तो हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे हम और आप हैं, हम जाके एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हर साल सिप करते हैं, हर महीने सिप करते हैं रेगुलरली, 5,000 10,000 जितना भी पॉसिबल हो पाता है। हम अपनी सेविंग्स एक म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल। बट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स हम क्या देखते हैं, हमें कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले। मैक्सिमम अगर मिल रहे हैं तो 10% मिल रहे हैं। और अगर कोई इवेंट हो जाता है, जैसे कोरोना वायरस का इवेंट हो गया, तो हमारे सबके पोर्टफोलियो नेगेटिव में चले गए। तब हम सोचते हैं कि क्यों हमने म्यूचुअल फंड में सिप करी। अगर हमने वही पैसे अपने फिक्स डिपॉजिट में भी डाल दिए होते तो ज़्यादा हमें रिटर्न मिल गए होते। तो इसलिए हम हम देखते हैं कि हमें कोई म्यूचुअल फंड से रियल रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही कम लोग होंगे आज की डेट में जिनके पोर्टफोलियोज ग्रीन होंगे। अब मुझे लगता है कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या एज अ रिटेल इन्वेस्टर, इट्स अ लूजिंग बैटल फॉर अस। हम फाइट कर रहे हैं एफ आई डी आई से, ऑपरेटर्स से, कंप्यूटर से जो एल्गोरिदम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स से जो बेसिकली मार्केट को मैनेज कर लेते हैं। जैसे मार्च में मार्केट को सडनली गिरा दिया गया इतने ऊपर से, अब सडनली मार्केट को गिरा दिया, को ऊपर चढ़ा दिया गया। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली उनको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमें सारे म्यूचुअल फंड्स जहाँ जहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक डीप एनालिसिस करना चाहिए। हमें उनको काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे देखना चाहिए कि क्या वो सचमुच हमें रिटर्न्स दे रहे हैं। हमें मार्केटिंग पे नहीं जाना चाहिए। और जब हम डीप एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बहुत सारे फंड्स जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। तो उस सीरीज इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड सीरीज बनाई है कि मैं अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि अगर आपको मेरी एनालिसिस सही लगे तो आप भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। आप देखें कि क्या आपका पोर्टफोलियो सही है, क्या आपको जो रिटर्न्स आप चाहते हैं वो दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर आपको मेरा एनालिसिस ठीक लगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करें, अगेन देखें कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें या कोई दूसरे फंड में इन्वेस्ट करें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम मल्टी कैप कोटक का जो मल्टी कैप फंड है उसको रिव्यू करते हैं 23 पैरामीटर्स के ऊपर। सो बैकग्राउंड अगेन, कि रिटेल इन्वेस्टर्स डिसएडवांटेज में है स्टॉक मार्केट पे। एफ आई एस डी आई एस, एल्गो ट्रेडर्स, बिग प्लेयर्स, ऑपरेटर्स, ये जो सीरीज है ये आपको हेल्प करेगी कि आप अपने लिए बेटर चॉइस कर पाएं, बेटर रिटर्न्स आप स्टॉक मार्केट से ले पाएं। और ये हमारा फोर्थ फंड है सीरीज का, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। इसके पहले मैं 3 रिव्यूज और कर चुका हूँ, आप जाके मेरी जो म्यूचुअल फंड सीरीज की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड को 23 पैरामीटर्स पे रिव्यू किया है। तो हम एक एक पैरामीटर देखते जाएंगे और फिर उसमें असेस करते जाएंगे कि क्या ये म्यूचुअल फंड सही है। तो पहला जो पैरामीटर है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है। बहुत अच्छी एएमसी है, इसके ऑफिसेस काफ़ी वाइडली और काफ़ी लोकेशंस में हैं। आपके पास में कोई ऑफिस होगा नहीं तो आप जो रजिस्ट्रार है उसके पास जाके ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी है। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। और मेरे हिसाब से पॉजिटिव पैरामीटर है। अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है फंड के साथ में, तो कोटक महिंद्रा उस प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व कराएगा। तो ये एक पॉजिटिव पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर पे मैं इस म्यूचुअल फंड को पॉजिटिव असेस करूंगा। सेकंड पैरामीटर है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितनी करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर हुई हुई है। तो ये 25,984 करोड़ है, नियरली 26,000 करोड़। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में दिस इज द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपके पास लिक्विडिटी बहुत है। अगर आपको रिडेम्पशन करवानी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी ऐसे फंड में नहीं फंसे हैं जहाँ पे फंड मैनेजर को आपको रिडेम्पशन देने में प्रॉब्लम है। तो ये अगेन सेकेंड पैरामीटर पे पॉजिटिव है। थर्ड पैरामीटर पे चलेंगे तो ये मल्टी कैप फंड है,
अगेन इट इज़ पॉजिटिव। मल्टी कैप फंड जनरली हर वैरायटी में इन्वेस्ट करता है, दैट इज लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप में। तो अगेन दिस इज अ गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन। फोर्थ, फंड मैनेजर के पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फंड को मैनेज करते हुए, तो उनको अभी तक काफ़ी नॉलेज भी हो गई होगी, मैच्योरिटी आ गई होगी फंड को मैनेज करते हुए, और एक्सपीरियंस तो आया ही है 7 साल का। उसके पहले भी उन्होंने दूसरी एएमसीज में काम किया है और फंड्स मैनेज किए हैं। तो फ्रॉम अ फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस इज अ पॉजिटिव फंड, दिस इज अ पॉजिटिव पैरामीटर। मुझे लगता है फंड मैनेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसे अपने फंड्स दे रहे हैं मैनेज करने के लिए। तो अगर ही इज़ अनेबल टू मैनेज इट प्रॉपरली, वो हमें लॉस करवाएगा। जैसे आपने अभी सुना होगा, इंडस्ट्री को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो एक एएमसी ने अपनी 5-6 स्कीम्स बंद कर दी, और इन्वेस्टर्स के पैसे 1 साल से 5 साल तक के लिए फंस गए। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर एक्सेस रिटर्न्स के लिए उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है, या ऐसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीद लिए जो इजीली रिडीमेबल नहीं है, जिनकी पेमेंट वापस इजीली नहीं आएगी। तो हम ऐसे किसी भी फंड मैनेजर को पैसा नहीं देंगे जो एक्सेस रिटर्न्स के लिए कोई ऐसे स्टॉक खरीद ले जो अगेन क्रैश हो जाएं, या जो इजीली मार्केट में सेलेबल नहीं है। तो इस पैरामीटर पे भी ये फंड पॉजिटिव है। चलिए आगे। बेंचमार्क। तो इस फंड ने अपने आप को निफ्टी 200 से बेंचमार्क किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बास्केट हो गई है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। मैक्सिमम निफ्टी 100 से अगर बेंचमार्क किया होता तो दैट वुड हैव बीन ओके, क्योंकि निफ्टी 100 में बेसिकली निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज हैं और नेक्स्ट 50 की जो मिड कैप कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। बट 200 इज़ अ मच बिगर बास्केट। इसकी रिटर्न ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं होगी निफ्टी 200 की। और आज की डेट में तो आपको अगेन निफ्टी 200 के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना का स्ट्रेस है मार्केट में, फाइनेंशियल स्ट्रेस पहले से ही चल रहा था, इकोनॉमी हमारी डाउन टर्न पे है, जीडीपी के बारे में बात हो रही है कि नेगेटिव जीडीपी हो गई है। तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गई है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 200 से बेंचमार्क करना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, एंड इट शुड हैव बीन एटलीस्ट टिल निफ्टी 100। सो इस पैरामीटर पे मैं इस फंड को नेगेटिव रेट करूंगा, ये मेरी ओपिनियन है। नेक्स्ट चलेंगे, एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। um, मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड रिव्यू किया था, तो उसके एक्सपेंस रेशियो 0.44 है। या एसबीआई का जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है, उसके एक्सपेंस रेशियो 0.07% है। तो 0.72% बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान के लिए, वो भी तब जबकि 26,000 करोड़ का फंड है। तो अगर आप 26,000 करोड़ में से 0.72% निकाल लें, तो आप ये देखें कि कितना अमाउंट हमारा एक्सपेंस रेशियो में एएमसी ले रही है। तो ये बहुत ज़्यादा है, दिस शुड हैव बीन एक्चुअली लेस देन 0.25 फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। तो अगेन मैं इस पर्सपेक्टिव से इस फंड को नेगेटिव रेट करूंगा। हम टर्नओवर देखते हैं, टर्नओवर 20% है, मतलब साल में अगर इस फंड ने 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये 10 स्टॉक्स को निकाल के 10 स्टॉक्स चेंज कर लेती है, विच इज़ फाइन। नेक्स्ट पैरामीटर 5 ईयर रिटर्न 8.4% है, जो ठीक है, इंडस्ट्री और कैटेगरी के स्टैंडर्ड से ठीक है। नेक्स्ट 3 ईयर रिटर्न 2.2% है, थोड़ा कम हो गया आज की डेट में, क्योंकि मार्च में मार्केट ने क्रैश कर दिया था और अभी रिवाइवल नहीं आया। तो 2.2% इज अगेन जो आज की डेट में इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ठीक है। 1 ईयर रिटर्न देखेंगे, 1 ईयर रिटर्न -10% है, विच इज़ नॉट गुड। अगर आप दूसरे फंड्स देखेंगे, दे आर एबल टू गिव -1-2% return. There are some funds which are actually giving a positive return as well, despite the कोरोना वायरस के कारण जो मार्केट में क्रैश आया था उसके बाद। अब इतना बड़ा फंड है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये हमें कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे, राइट। बट अगर आप रिटर्न ही नहीं दे पा रहे, तो फिर फंड का बेनिफिट क्या है? अगर किसी को अब आज की डेट में अपने फंड्स विड्रॉ करने हो, किसी को मैरिज के लिए, किसी को फर्दर एजुकेशन के लिए, अगर किसी को अपने किड्स को फर्दर एजुकेशन के लिए भेजना है, किसी को हाउस खरीदना है, किसी को कार खरीदनी है, जिसके लिए आपने इतने सालों से सिप की हुई थी, तो आप अपने पैसे -10% के रिटर्न पे निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव पैरामीटर है। नेक्स्ट चलते हैं, पीयर कंपैरिजन। 54 फंड्स, तो देयर 54 फंड्स इन द मल्टी कैप कैटेगरी। ये डेटा मैंने वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन से लिया है। तो वहाँ पे इस फंड की रैंकिंग 36 है। सो दिस इज नॉट वेरी गुड, राइट। आप इतने बड़े फंड हैं, इतनी एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं, तो यू शुड बी इन द टॉप 5 और 10। सो 36 इज क्वाइट अ बैड रैंकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो मैंने अगेन इस पैरामीटर पे इस फंड को नेगेटिव मार्क किया है।
हम आगे चलेंगे। पी रेशियो 22.46 है विच इज़ गुड। निफ्टी की एवरेज पी रेशियो 20 एंड बिलो रहती है। तो जनरली हमें इन्वेस्ट भी तभी करना चाहिए जब निफ्टी की पी रेशियो 20 से कम है। तो अभी ये 22 पे है। कुछ कुछ फंड्स हैं वो 25 26 पे पहुंच गए हैं। तो दे आर लाइक उनकी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, हमें उस उतने हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट नहीं करना है, लोअर पी रेशियो पे इन्वेस्ट करना है। तो आई वुड प्रेफर कि जब ये फंड 20 के नीचे आ जाए तभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अगर हमारी ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या कोई इन्वेस्टमेंट चल रही है। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज बेसिकली कि इस फंड की वोलेटिलिटी कितनी है, विच इज़ 20%, विच इज़ क्वाइट फाइन। बाकी सारे फंड्स की भी वोलेटिलिटी इतनी ही होती है। सो इस पे मैं इसको पॉजिटिव रेट करूंगा। नेक्स्ट चलेंगे शार्प रेशियो। दिस इज अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। बाकी फंड्स भी आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली -0.14 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं शार्प रेशियो पे। शार्प रेशियो इज बेसिकली कि अगर आप रिस्क को निकाल दें तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो नेगेटिव मिल रहा है। तो अगेन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे किसी फंड में इन्वेस्ट करना है तो आई वुड बी लुकिंग फॉर फंड्स जो कि इवन आफ्टर टेकिंग द रिस्क आउट दे विल बी एबल टू गिव मी अ पॉजिटिव रिटर्न। नेक्स्ट चलेंगे। सॉर्टिनो इज ऑल्सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अगेन अगर मेरे पास में 62 फंड्स में ऑप्शन है या 54 फंड्स में ऑप्शन है तो मैं वो वाले फंड्स प्रेफर करूंगा जो जिनकी शार्प रेशियो सॉर्टिनो रेशियो पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। अल्फा इसका 0.82 है, अगेन ये कम है। मैंने फंड्स देखे हैं जिनकी अल्फा 4-5 तक गई है, मैंने उनका रिव्यू भी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सो अल्फा इज बेसिकली है कि बाकी फंड से कितना ज़्यादा रिटर्न दे पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, बट फिर भी नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव मार्क किया है। बीटा इज कि अपने अंडरलाइंग एसेट को कितना मिमिक कर रहा है। तो इसने निफ्टी 200 से अपने आप को बेंचमार्क किया हुआ है, तो उसको 0.95% मिमिक कर रहा है, 0.95 मिमिक कर रहा है। आइडियल वैल्यू इज 1। एस एन पी ई टी एफ, सॉरी नॉट एस एन पी बट एस बी आई का जो ई टी एफ है निफ्टी 50 का, उसकी रेशियो 1 है। और टिपिकल फंड्स अभी तक मैंने जितने रिव्यू किए हैं वो जनरली 0.88, 0.9 या 1 की रेंज में है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ पॉजिटिव पैरामीटर। आगे चलेंगे, देखेंगे आर स्क्वेड। आर स्क्वेड इज बेसिकली द वेरिएशन फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट अगेन, तो ये 0.98 है विच इज अगेन फाइन। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 55 हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा है। अगर आपको आपने अपने फंड्स को इतना ज़्यादा डाइवर्स कर दिया, तो इतने ज़्यादा अपने इतने ज़्यादा फंड्स में, इतने ज़्यादा स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कुछ अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली आपकी जो रिटर्न्स है वो एवरेज आउट हो जाते हैं। तो मेरा जो व्यू है वो ये है कि आपके पास 15 या 20 स्टॉक्स का एक कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, और अंदर 10 15 20 स्टॉक्स का एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आप चर्न करते रहें। बट 55 इज अ बिट टू मच। आपने 2-3% हर फंड में इन्वेस्ट किया, अगर समझिए कोई एक फंड मल्टी बैगर भी, कोई एक सॉरी एक स्टॉक मल्टी बैगर भी हो गया, 2 टाइम्स भी अगर उसने रिटर्न दे दिया, तो क्या होगा, वो 2% के पैसे आपके 4% हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए ये इस पैरामीटर पे मैं इस फंड को अगेन नेगेटिव रेट करूँगा। आगे चलेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 98,000 करोड़ से बहुत ही कम है। निफ्टी की 2 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ के ऊपर है, मल्टी कैप फंड है, बट आई थिंक अगेन आपका ज़्यादा फोकस लार्ज कैप में होना चाहिए। लार्ज कैप शुड बी अराउंड 70 to 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 10-15% आपका मिड कैप, 5% स्मॉल कैप, बट यहाँ पे तो मार्केट कैप आपकी बहुत ही कम है, तो मेरे हिसाब से अगेन इट्स अ नेगेटिव पैरामीटर। कॉन्सेंट्रेशन आपकी 75% जाइंट एंड लार्ज पे है, कम है। 80-85 अगर होती तो फ्रॉम अ मल्टी कैप पर्सपेक्टिव आई वुड हैव बीन अ बिट हैप्पियर, मैंने इसको पॉजिटिव मार्क किया होता। टॉप 50% 13 स्टॉक्स हैं, अगेन बहुत ज़्यादा हैं। इट शुड बी अ कोर पोर्टफोलियो ऑफ 7-8 स्टॉक्स। अगर आप एक्सेस ब्लू चिप देखेंगे, एस बी आई निफ्टी ETF देखेंगे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि जो टॉप 50% है, दे आर लाइक 7 to 8 लार्ज, रियली लार्ज कंपनी जिनका बहुत सॉलिड मोट है, एंड दे आर द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। वो आपका कोर होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगेन दे हैव स्प्रेड देयर देयर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मेनी मेनी कंपनीज। वेट ऑफ टॉप 10 स्टॉक्स इज 44%, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे जो SBI का ETF है, और अगर एक्सेस ब्लू चिप को देखेंगे, दे आर अराउंड 60%, दैट आई थिंक इज द बेटर स्पॉट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट को जो पोर्टफोलियो में की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 7 to 8%, ICICI बैंक, HDFC बैंक,
अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, Larsen Toubro, Infi is only 3%, Tata Consultancy only 3%, Axis Bank only 3%. Where is Airtel? Where is Maruti? Um, where is Nestle? Where is ITC? तो उस पर्सपेक्टिव से अगेन आई एम लाइक इट इज ओके, बट दिस पोर्टफोलियो कुड हैव बीन डेफिनेटली बेटर. अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेट देखें 11%, 12% है निफ्टी के अंदर, और अभी आपने देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितना अच्छा बुल रन हुआ है. तो माय व्यू इज दैट दिस फंड हैज प्रोबेबली मिस्ड आउट ऑन दैट बुल रन. बैंक्स में देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, SBI as well, right? And Kotak Mahindra. Kotak Mahindra is also doing very well. तो आप ये 4 या 5 बैंक्स अगर देखेंगे, so they have not risen very much from the lows of March 23. बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी रिकवरी अभी तक आई नहीं है. There is a good possibility that बैंक निफ्टी will recover a bit more. थोड़ा सा वीक रहा है. तो my expectation would have been कि this one would have invested a lot more in bank nifty, especially after the March lows. So April में का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे जो ये लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, तो I would have expected lot more weightage given to the bank nifty, जबकि यहाँ पे काफ़ी कम है. Infi TCS is only 6 to 7%. आप अब देखेंगे कि निफ्टी जो IT सेक्टर है दैट इज डूइंग मच बेटर. जो दो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो एक IT परफॉर्म कर रहा है, दूसरा फार्मा परफॉर्म कर रहा है. तो IT सेक्टर की जो अगर आप वेटेज देख रहे हैं तो इसमें इट्स लाइक 7%. और अगर फार्मा देखेंगे तो इसमें टॉप के जो 10-11 स्टॉक्स हैं उसमें फार्मा सेक्टर है ही नहीं. तो हो सकता है SRF के बाद और जैसे डिवीज लैब है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, दे माइट बी देयर, बट देन उनकी वेटेज इज लेस देन 2%, राइट. और ये मार्च में ही आना शुरू हो गया था कि फार्मा सेक्टर इज गोइंग टू डू वेल, और काफ़ी लोगों ने फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी. तो आई थिंक दिस फंड इज अगेन मिसिंग आउट ऑन दी फार्मा सेक्टर. मे बी हो सकता है फंड मैनेजर ने जून में इन्वेस्टमेंट की हो और लेटेस्ट पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो जाए, बट एटलीस्ट स्टिल नाउ यू नो मुझे ये पोर्टफोलियो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया. तो आगे चलते हैं. So overall I would just give it a 3 star, not a 5 star. It is better than an average fund. अगर पैरामीटर्स देखें तो 13 out of 23 पैरामीटर्स ही पॉजिटिव हैं. इट्स अ वेरी लार्ज फंड, दैट मेक्स इट हाईली लिक्विड. अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई छोटे से फंड में इन्वेस्ट किया है और अगर आपको एक मेजर रिडम्पशन करनी है तो फंड मैनेजर को जाके सेल पर मार्केट में सेल करनी पड़ेगी, और आपको अगर और फंड्स चाहिए या आपने और इन्वेस्टमेंट करी तो वो जाके इमिडिएटली मार्केट से स्टॉक्स खरीदेगा चाहे जैसी भी मार्केट कंडीशंस हो. तो इट्स अ लिक्विड एंड स्टेबल फंड. इट इज़ बेटर देन एवरेज, but what you are looking for is the best fund, right? We don't want to invest in an average fund. तो मैंने अभी तक 4 फंड्स रिव्यू किए हैं, उनमें से मैं 2 आपको सजेस्ट कर सकता हूँ. एक एक्सिस ब्लू चिप आप जाके देख सकते हैं, उसका मैंने रिव्यू डाल रखा है. दूसरा SBI निफ्टी 50 ETF है. इट्स एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो आप स्टॉक मार्केट से किसी भी टाइम कभी भी ले सकते हैं. इट्स अ ह्यूज 60 करोड़ फंड. इट्स एन ETF. मैं एक एक्सिस फोकस 25 फंड का भी रिव्यू कर रहा हूँ. दैट ऑल्सो सीम्स टू बी अ रियली गुड फंड. तो अगले 1-2 दिनों में आपको उसका भी रिव्यू दिख जाएगा. सो दिस इज माई ओवरऑल समरी ऑफ दिस फंड. आई लीव इट टू यू. मैंने आपके साथ में डेटा पॉइंट्स शेयर कर दिया, मैंने आपके साथ में मेरी अपनी ओपिनियन भी शेयर करी है. आई लीव इट टू यू कि आपको कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं. अगेन आई विल गो बैक टू माय ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट कि व्हेन एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, इट्स अ लूजिंग बैटल फॉर अस, राइट. हम FIs हैं जो ह्यूज कंपनीज हैं, एक दिन में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करती हैं. DIs हैं एक दिन में हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं. बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो एक स्मॉल कैप को लार्ज कैप बना देते हैं 4 दिनों में, आपको पता भी नहीं लगता है. उसमें लाखों करोड़ों रुपए के स्टॉक्स उठा लेंगे. हम लोग जाते हैं म्यूचुअल फंड के राउट. हम लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम सिप करेंगे क्योंकि हमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, सिप करोगे तो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते रहेंगे. बट देन हाँ, क्या हम सही म्यूचुअल फंड में सिप कर रहे हैं, क्या हम सही फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और जनरली हम सिर्फ 1 साल का 3 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर हमें किसी ने टिप दे दी होती है कि हाँ ये फंड अच्छा है तो कर लो. तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैं आपके साथ में सारे पैरामीटर्स शेयर करूं
और इस बेसिस पे आप अपनी जजमेंट खुद लीजिए। आप सारे फंड्स को रिव्यू कीजिए, जितने भी उस कैटेगरी के फंड्स हैं। समझिए आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 3-4 मल्टी कैप के जो फंड्स हैं उन सबका रिव्यू देखिए, खुद अपने एनालिसिस कीजिए, खुद अपने रिसर्च कीजिए, और फिर जो फंड आपको सही लगे आप उसके अंदर अपने अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये मेरा रिव्यू था। लास्ट में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दिस वीडियो वॉज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। Viewers are requested to consult their financial advisor and exercise their discretion, conduct their own research, and use their judgment before acting on the information provided in this video. Stock markets can cause heavy losses if investments are done without proper research. I or my channel will not be responsible for any profit or loss incurred by the viewers. एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई म्यूचुअल, किसी और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, या अगर कोई स्टॉक है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आप करने का सोच रहे हैं और आपको उसका एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आई विल डू दैट एनालिसिस एंड पोस्ट द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दैट वुड बी वेरी नाइस। आपके सब्सक्रिप्शन में मेरे वीडियो सारे आ जाएंगे, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो भी आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे एक अलर्ट का बटन है, अगर आप अलर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगेन वीडियो देखना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है। आप मेरी ओपिनियन ले लीजिए, या जो डेटा पॉइंट्स मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं वो आप देखिए, बट फाइनली अपनी जजमेंट के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगेन वीडियो देखने में और वीडियो के को ब्राउज करने में कोई आपको आपके 15-20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे अपने पैसे को, अपने हार्ड अर्न्ड मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट करने में। So finally, I like to close the video. So thanks friends for watching it. Have a good day. Bye.